हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी सेकंड सेम का पेपर सेकंड कर रहे हैं। ठीक है, जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसके अंदर हमने अल्टरनेटिंग करंट विद रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या किया हुआ था, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस को तीनों को सीरीज के अंदर कनेक्ट किया हुआ था। इसके साथ में आपके अल्टरनेटिंग ईएमएफ के साथ। और फिर हमने क्या देखा था, उसका आपका इम्पीडेंस और साथ में जो हमारा करंट है और वोल्टेज है वो हमारा किस तरीके से मतलब एक दूसरे के उसमें होता है कि करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू कि जो हमने ईएमएफ वहां पे अप्लाई की थी उसके। तो वहां से आपके पास जो फॉर्मूला आया था वहां से हमने इम्पीडेंस फाइंड आउट किया था और साथ में हमने उनके बीच का फेज भी फाइंड आउट किया था। तो जो इम्पीडेंस का रिजल्ट था वो आपका कितना था, आर स्क्वायर प्लस में ओमेगा एल माइनस में 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर और रूट के अंदर आपको पता है ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आया था वहां पे आपका जेड वेक्टर की वैल्यू। तो वहां से हमने इसको निकाला था। और यहाँ पे आपका जो फेज आया था वो कितना हो जाएगा, y/x। तो y यहाँ पे कितना था, ओमेगा एल माइनस में 1/ओमेगा सी। और यहाँ पे r आपका ये हो जाएगा x की वैल्यू। तो ओमेगा एल को आपने एक्सएल भी लिखा था, जो कि इंडक्टिव आपका क्या था, रिएक्टेंस था। और 1/ओमेगा सी को आपने क्या लिखा था, एक्स से डिनोट किया था, जो कि आपका क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो अब हमने यहाँ तक जैसे आपका पूरा कंप्लीट हो गया था। तो वहां पे इसकी थ्री स्पेशल केसेस भी आते हैं। फर्स्ट स्पेशल केस हम इसके अंदर लेके चलते हैं। तो फर्स्ट केस आपका क्या बन सकता है बेटा इसमें, कि ये जो हमारा ओमेगा एल माइनस में 1/ओमेगा सी है, यानी कि आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, उसके अंदर हम ये कहते हैं कि आपका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो आपका क्या है, ग्रेटर है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस से। अगर इस तरीके की फॉर्म है तो यहाँ से ये जो टेंजेंट फाई के अंदर फाई एंगल बनेगा वो आपका कैसा हो जाएगा, अगर ओमेगा एल आपका 1/ओमेगा सी से ग्रेटर हो जाता है तो आपका फाई कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर फाई पॉजिटिव आएगा तो जैसा आपका इंडक्टिव के केस के अंदर करंट का नेचर होता है आपका ईएमएफ के साथ में, वैसा ही इसका नेचर भी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है कि इन जो आपका इंडक्टर, ओनली इंडक्टर का केस होता है आपका, या इंडक्टर और रेजिस्टेंस का आप केस लेके चले थे, वहां पे भी आपका क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर तो वो कैसा होता है आपका, अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट आर इन द सेम फेज। ठीक है, तो जब हम इंडक्टर का लेके चलते हैं तो वहां पे हमारा करंट लैग करता है ईएमएफ से। ठीक है, यानी कि ये जो आपकी वोल्ट ये दी हुई है हमने ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, वहां से ये क्या करेगी, आपकी लैग करेगी। ठीक है, तो सेम आपका नेचर यहाँ पे शो होगा। सेकंड केस क्या बन सकता है, सेकंड केस ये बन सकता है, अगर हम आपके जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसको क्या करते हैं, लेस कर दे कैपेसिटिव रिएक्टेंस से। अगर हम इंडक्टिव रिएक्टेंस को यानी कि ओमेगा एल को कम कर दें आपके 1/ओमेगा सी यानी कि आपके कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, तो हमें पता है ये फेज जो होगा वो कैसा आ जाएगा, आपका नेगेटिव के अंदर आ जाएगा। तो नेगेटिव के अंदर आने की वजह से आपका ऊपर जैसे जाएगी वैल्यू तो वो पॉजिटिव की उसमें आ जाएगी। और वो किसको शो करेगा, आपका कैपेसिटिव डोमिनेटिंग हो जाएगा, यानी कि जो सर्किट है उस टाइम पे वो कैसा हो जाएगा, आपका कैपेसिटिव डोमिनेटिंग। और यहाँ पे जो करंट है उसका जो फेज होगा वो आपका मतलब e⁻j⍵t प्लस में फाई हो जाएगा उस टाइम पे। इसका मतलब करंट आपका लीड करेगा आपका ईएमएफ से, क्योंकि ईएमएफ की वैल्यू तो क्या होगी यहाँ पे,
E इज इक्वल टू ई नॉट ई की पावर j ओमेगा टी। और यहाँ पे ये वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो ये वैल्यू तो आपके नीचे चली जाएगी, और नीचे का फेस जो जैसे आप e की पावर में इसको लेके जाओगे एक्सपोनेंशियल, तो आपका ये फेस ऊपर जाके पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, आपका करंट लीड करने लग जाएगा आपके किसे, ईएमएफ, अल्टरनेटिंग ईएमएफ से। ठीक है। थर्ड केस यहाँ पे क्या हो सकता है, एक केस तो हम ये लेके चले कि ओमेगा एल आपका ग्रेटर है, एक केस ये लेके चले कि आपका जो कैपेसिटिव इंडक्ट वो रिएक्टेंस है वो आपका ग्रेटर है। अब हम ये मान के चलते हैं कि ये दोनों आपके जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, दोनों की दोनों कैसे हैं, आपके इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये पोर्शन तो आपको पता है जीरो ही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अगर ये पोर्शन आपका जीरो हो गया तो पूरा इम्पिडेंस किसके इक्वल हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। और रेजिस्टेंस के अंदर कैसा आपका नेचर शो करता है, ये रेजिस्टेंस के अंदर आपका करंट और जो आपका अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग ईएमएफ है वो दोनों के दोनों हमारे सेम फेज के अंदर होते हैं, राइट। तो अगर हम इसके अंदर थर्ड केस लेके चलते हैं तो हमारा जो फेज होगा ये भी कितना हो जाएगा, ओमेगा एल माइनस में 1/ओमेगा सी इक्वल हो गए तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है। और टेंजेंट आपको पता है, टेंजेंट जीरो भी कितना मतलब ये भी जीरो ही होता है, टेंजेंट इनवर्स जीरो भी कितना होगा, जीरो। तो इसका मतलब फेज भी यहाँ से कितना हो गया आपका, जीरो हो गया। अगर फेज ही नहीं है इसका मतलब फेज जीरो हो गया, तो इसका मतलब करंट और ईएमएफ किसमें है, सेम फेज के अंदर है। तो आप यहाँ पे लिखोगे एलसीआर सर्किट यहाँ पे रेजोनेंट यानी कि रेजिस्टेंस की वजह से है, और यहाँ पे जो करंट है वो आपके अप्लाइड ईएमएफ के उसमें सेम फेज के अंदर आता है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे देखो ये ओमेगा एल को आप क्या लिख सकते हो, इसके अंदर ये थोड़ा सा चेंजमेंट है, ओमेगा एल को एक्सएल लिख सकते हैं, और यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 1/ओमेगा सी को आप एक्ससी भी लिख सकते हो। अगर यहाँ से माइनस साइन करके कॉमन भी लिखूं तो आपको पता है माइनस साइन भी कॉमन कर दिया तो होल स्क्वायर है वो वहां से आपका चेंज हो सकता है, तो आप इसको एक्सएल माइनस में एक्ससी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, और एक्ससी माइनस में एक्सएल का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है। लेकिन मेन बात तो ये है कि यहाँ ये वाई है तो फेज के अंदर इसको चेंज मत करना। अगर फेज के अंदर करोगे तो यहाँ पे माइनस साइन आपके आगे आ जाएगा। यहाँ पे तो इसलिए आप कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि इसकी पावर होल टू द स्क्वायर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, आप एक्सएल माइनस में एक्ससी लिख रहे हो या एक्ससी माइनस में एक्सएल के फॉर्म में इसको प्रेजेंट कर रहे हो, राइट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे टॉपिक के पास। ठीक है। वो है आपका सीरीज रेजोनेंट सर्किट। ठीक है। सीरीज रेजोनेंट सर्किट के अंदर आपको पता है, आपने अभी बताया कि जो इम्पिडेंस आया था आपका, यानी कि सीरीज रेजोनेंट सर्किट यानी कि आपने जो लिया हुआ है सर्किट वो आपका सुपर सीरीज उसमें है, तो आपका जो इम्पिडेंस आया था वो किस उसमें आया था, आपका अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर, रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस में एक्सएल यानी कि इंडक्टेंस का, आपका रिएक्टेंस का स्क्वायर माइनस में ये क्या है, एक्स एक्सी क्या है आपका कैपेसिटिव इंडक्ट रिएक्टेंस का, और इसका पूरी का होल स्क्वायर आपका हो गया। ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो मैंने बताया है कि एक्सएल क्या है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्सी क्या है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ठीक है। अब देखो इसके अंदर अब हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं कि जो हमारा एक्सएल और एक्सी है इन दोनों को क्या करके देखते हैं, एक बार इक्वल करके देखते हैं। तो यानी कि इसको वो करने के लिए हम एक काम करते हैं कि जो हमारा ये जो फ्रीक्वेंसी है हमारी थी, ठीक है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी, उसको थोड़ा सा इंक्रीज करने लग जाते हैं। अगर उसको इंक्रीज करेंगे फ्रीक्वेंसी को तो आपको पता है न्यू अगर इंक्रीज होगा तो एक्सएल की वैल्यू तो अपनी यहाँ से क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एक्सएल क्या है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारी फ्रीक्वेंसी के, तो जैसे आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ की है आपकी सर्किट की फ्रीक्वेंसी, उसको जैसे जैसे इंक्रीज करते जाओगे तो एक्सएल आपका इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लीनियरली ये क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है। और जो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो आपका क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो इसका मतलब जैसे आप ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करोगे आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या करेगा, डिक्रीज करने लग जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका एक्सी क्या करेगा, इस टाइम पे डिक्रीज करने लग जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है।
तो उस टाइम पे ये कैसा आपका ओनली जिस टाइम पे आपका उस टाइम को फ्रीक्वेंसी को मैंने न्यू नॉट कंसीडर कर लिया, और जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये दोनों एक्सएल और एक्सी आपके इक्वल होंगे, आपको पता है जैसे ये इक्वल हो गए तो आपका इम्पिडेंस किसके इक्वल हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से बोल सकते हो कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट आ जाएगी, तो वहां पे आपकी एक्सएल एक्सी आपके इक्वल हो जाएंगे, और जो इम्पिडेंस होगा आपका एलसीआर सर्किट का, उसके अंदर जो इम्पिडेंस है वो आपके ओनली किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी उसको ऐसी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट जिसके ऊपर जो इम्पिडेंस है सर्किट का वो आपका मिनिमम हो जाए, और जो कॉरेस्पॉन्डिंग करंट है वो किसके इक्वल हो जाए, आपका मैक्सिमम हो जाए, ऐसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं, सीरीज रेजोनेंट सर्किट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे सर्किट को क्या बोलते हैं, सीरीज रेजोनेंट सर्किट बोलते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी वो हमें यही, क्योंकि हमें सीरीज रेजोनेंस की सर्किट के लिए उसकी बतानी है फ्रीक्वेंसी की, तो हम अब क्या कंसिडर करेंगे, न्यू ना करके न्यू नॉट को कंसिडर करेंगे। तो अगर आप ये कंसिडर कर रहे हो तो यहाँ से देखो बेटा, टू पाई न्यू नॉट एल किसके इक्वल हो जाएगा, वन अपॉन में टू पाई न्यू नॉट सी के इक्वल हो जाएगा। जैसे आपके पास देखो ये दोनों आपके क्या हो गए, इस पॉइंट के ऊपर न्यू नॉट पॉइंट के ऊपर हमने क्या बोला है कि एक्सएल और एक्सी क्या हो गए, दोनों इक्वल हो गए। इक्वल हो जाएंगे तो ये आपकी एक्सएल एक्सी इक्वल होंगे, तो एक्सएल किसके इक्वल होता है, ओमेगा एल यानी कि टू पाई न्यू एल के, और एक्सी किसके इक्वल होता है, यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसके इक्वल होता है, जब वन अपॉन में ओमेगा सी, और ओमेगा को टू पाई न्यू लिख सकते हैं, तो टू पाई न्यू एल किसके इक्वल हो जाएगा, आपका वन अपॉन में टू पाई न्यू नॉट सी के। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो न्यू नॉट का स्क्वायर आपका किसके इक्वल हो जाएगा, टू पाई का होल स्क्वायर और एल सी के। तो न्यू नॉट का ओनली स्क्वायर था, तो उसको स्क्वायर को आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, वन अपॉन में टू पाई अंडर रूट ऑफ एल सी। इसका मतलब ये क्या है, हमारी फ्रीक्वेंसी है किसकी, आपकी जो आपने सीरीज रेजोनेंट सर्किट लिया हुआ है उसके लिए। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए इस टाइम पे जब आपका ये होता है तो इस सीरीज रेजोनेंट सर्किट को हम एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं, और इसको रेडियो की ट्यूनिंग या टीवी सेट्स के अंदर, यानी कि ट्यूनिंग ऑफ रेडियो एंड टीवी सेट्स में इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, होप आपको ये क्लियर हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आज का पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसके अंदर देखो कि पैरेलल अगर इसके अंदर करना है तो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट की कंस्ट्रक्शन किस तरीके की होगी, कैसे आपने इसके अंदर सर्किट को डेवलप करना है। तो आपने क्या करना है, इस सर्किट के अंदर जो आपका इंडक्टर और आपका यानी कि कॉइल और रेजिस्टेंस है उन दोनों को सीरीज में, और आपके इन दोनों के सीरीज पोर्शन को आप क्या कर रहे हो, कैपेसिटर के साथ पैरेलल में कर रहे हो, और फिर इसको किसके साथ कनेक्ट कर रहे हो, आपके अल्टरनेटिंग ईएमएफ के साथ कनेक्ट कर रहे हो। तो जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ आपने यहाँ पे दिया है, इसको अप्लाइड किया है सर्किट को, वो आपका कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हमें अब क्या करना है, एसी सर्किट की एनालिसिस कर रहे हैं ना कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के साथ में, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ रहा है यहाँ पे, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ आपकी अल्टरनेटिंग ईएमएफ आप E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या फिर कॉस ओमेगा टी की फॉर्म में दे सकते हो, लेकिन हमें अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे सिलेबस में एसी सर्किट की एनालिसिस आपकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म के उसमें है। तो यहाँ से ही कितना हो गया, E इज इक्वल टू ई नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी आपका हो जाएगा। ठीक है, साइन का अगर कंसिडर करते हैं तो उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म ये कंसिडर करेंगे। तो हमने जो अभी कंस्ट्रक्शन बताई है वो हम यहाँ पे बता देते हैं कि हमने एक ऐसा सर्किट लिया है जिसके अंदर हमारा इंडक्टर और रेजिस्टेंस आपके कनेक्ट है, आपके पैरेलल में, ये दोनों आपके सीरीज में कनेक्ट थे, और फिर आपका इन दोनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन था वो आपका पैरेलल में कनेक्ट है कैपेसिटर के साथ में। ठीक है, तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है फिर उसके बाद जो आपका अल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स है उसके साथ हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। अब देखो इसके अंदर जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपकी इसके लिए हो गई, आपकी किसके लिए, ये इसके लिए सोर्स के लिए, वो तो आप इस तरीके से दे सकते हो, लेकिन ये यहाँ दोनों कैसे हैं, आपके सीरीज में कनेक्ट है। तो अगर ये सीरीज में कनेक्ट है तो इस पोर्शन में, इस सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा करंट किस तरीके से जा रहा है, तो आपको पता है करंट आपका जितना वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आप करंट दोगे, तो करंट जो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका इंडक्टर वाले उसमें वो कितना हो जाएगा आपका E अपॉन में R प्लस में जे ओमेगा एल,
और यहाँ पे जो आपका करंट आपका किसके अंदर है, आपका कैपेसिटर के थ्रू है, वो आपका कितना हो जाएगा, जे ई अपॉन में 1/ओमेगा सी। ठीक है, ऐसे हम पीक वैल्यू आपकी जो है, पहले हम जैसे हमने सिंगल सिंगल आपके कॉम्बिनेशन बनाए थे ना, रेजिस्टेंस और आपके कैपेसिटर के साथ में, और सिंगल कैपेसिटर के साथ में, और रेजिस्टेंस और इंडक्टर के साथ में, हमने वहां पे पीक वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट की हुई है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उनको अब यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों आपके सीरीज के अंदर है, रेजिस्टेंस और आपका इंडक्टर, तो हमने वहां पे पीक वैल्यू ऑफ द करंट फाइंड आउट की हुई है, तो हम इस तरीके से उसको लिख देंगे। और सिमिलरली हमने ईएमएफ के साथ ओनली कैपेसिटर का केस भी किया हुआ है, वहां पे भी हमें पता है कि कैपेसिटर के अंदर के जो आपका करंट है, आपका अल्टरनेटिंग करंट, वो इस फॉर्म के अंदर हमारा फाइंड आउट हुआ था, तो हमने इन्हीं दोनों की वैल्यू रख ली। अब हमें क्या करना है, इस पूरे सर्किट के उसमें बताना है कि इस पूरे सर्किट में किस तरीके का करंट होगा, तो वो कितना हो जाएगा आपका एल आई एल प्लस में आईसी की फॉर्म में हो जाएगा, आई एल की वैल्यू और आईसी यानी कि आपकी करंट थ्रू द इंडक्टर और करंट थ्रू द कैपेसिटर दोनों आपके पास है, और दोनों को आप क्या कर दोगे, यहाँ पे पुट कर दोगे। पुट करने के बाद आप देखो, जो आपका ईएमएफ है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ, वो आपका कॉमन हो रहा है, और आप करंट को लिख सकते हो 1 में आर प्लस में जे ओमेगा एल प्लस में जे ओमेगा सी। ठीक है, और फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। और सॉल्व करने के लिए एक बार एडमिटेंस का फॉर्मूला ले लेते हैं। एडमिटेंस आपका क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द इम्पिडेंस। तो रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस, इम्पिडेंस और कुछ नहीं, आपका रेजिस्टेंस ही था, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है आपका, तो 1/R आपका क्या हो जाएगा, I/B, यानी कि अब ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, I/E के। E क्या है, एक तरह से वोल्टेज, यानी कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ ही तो है आपका। तो यानी कि अब आपको एडमिटेंस यहाँ पे फाइंड आउट करना है, किसके लिए, आपको पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के लिए। तो ये आपका एडमिटेंस का आपका Y किसके इक्वल हो जाएगा, 1/Z, और Z की वैल्यू तो आप फाइंड आउट कर ही चुके हो पहले। ठीक है, जो आपने किससे बताया है, यानी कि देखो 1/Z आपका I/E के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से ये जो E आपने फाइंड आउट किया था, इसको इसके डिनोमिनेटर में लेके चले जाओ, तो I/E किसके इक्वल हो जाएगा, 1/R प्लस में जे ओमेगा एल प्लस में जे ओमेगा सी के। ठीक है, जे क्या है, यहाँ पे एक आपका आयोटा टाइप यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर उसको बनाने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये आपका ये फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे से क्या कर सकती हूँ, मैं इसको रेशनल उसमें फॉर्म में कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे आर माइनस में जे ओमेगा एल को मैंने मल्टी न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर आप बोल सकते हो आर माइनस में जे ओमेगा एल का, मतलब आर प्लस जे ओमेगा एल का रेशनलाइजेशन कर दिया। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं बेटा, अगर 1 में a प्लस आइटा बी है, तो उसको a माइनस आइटा बी से मल्टीप्लाई भी करते हैं न्यूमिनेटर को, और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये था, तो इसको रेशनलाइजेशन करने के लिए हमें r माइनस में जे ओमेगा एल हमने न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों में कर दिया। तो आपको पता है कि एक ये r प्लस में जे ओमेगा एल, दूसरा क्या बनेगा, r माइनस जे ओमेगा एल। तो आप उसको a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर करके करोगे, तो उसको सॉल्व करके लिखेंगे, तो हमारा यही हो जाएगा, क्योंकि ये a प्लस में भी है, और वो दूसरा फैक्टर आपका ये वाला क्या है, a माइनस बी। ठीक है, तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमने यही सॉल्व करके लिखा है। प्लस में जे ओमेगा सी आपका यहाँ पे आ गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, इसके लिए, क्योंकि ये सिर्फ आपका यहाँ फर्स्ट वाले फैक्टर के डिनोमिनेटर में था, इसके लिए नहीं था। तो अब हमने पूरा इसके अंदर कॉमन करके किया है, मतलब पूरा आपका वो लिया है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो जे ओमेगा सी के साथ भी इस फैक्टर को मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे पूरे का, तो हमारे पास ये हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है अब तो हमें। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर प्लस में जे ओमेगा सी। ठीक है, जे जे ओमेगा सी आर का स्क्वायर प्लस में ओमेगा का क्यूब एल का स्क्वायर सी माइनस में ओमेगा एल डिवाइड में आपका आर स्क्वायर प्लस में ओमेगा एल। अब हमें तो क्या करना है इसके अंदर बेटा, इम्पिडेंस जो आपका जेड है सर्किट का, उसको मैक्सिमम लेके आना है। मैक्सिमम के लिए हम क्या करते हैं, आपका ओमेगा को ओमेगा नॉट के इक्वल रख देते हैं। ठीक है, जहां पे भी हम ओमेगा रख रहे हैं उसको ओमेगा नॉट के इक्वल रख देते हैं, और मैक्सिमम के लिए आपको पता है वो रिजल्ट किसके इक्वल आना चाहिए, आपका जीरो के इक्वल आना चाहिए। तो जहां जहां पे भी आपके ये वाला फैक्टर जैसे है ओमेगा सी आर का स्क्वायर प्लस में ओमेगा क्यूब एल का स्क्वायर सी माइनस में ओमेगा एल, यहाँ पे ओमेगा को ओमेगा नॉट से रिप्लेस करके
इस फैक्टर को 0 के इक्वल रख देंगे ताकि इसकी वैल्यू आ जाए यहाँ से। तो देखो जैसे हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, वहां से ओमेगा नॉट की वैल्यू आपको कितनी मिल गई है, अंडर द रूट ऑफ 1 अपॉन एल सी माइनस में आर स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो थी जिसको हम 2 पाई न्यू नॉट लिख सकते हैं, तो हमें तो जस्ट न्यू नॉट की वैल्यू चाहिए थी, तो हम वहां पे न्यू नॉट की वैल्यू रख देते हैं। तो न्यू नॉट आपका कितना हो जाएगा, आपका 1 अपॉन में 2 पाई अंडर द रूट ऑफ 1 बाई एल सी माइनस में आर स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका कब आया, आपकी फ्रीक्वेंसी किसकी है, ये पैरेलल रेजोनेंट सर्किट की है। और आपने जो सीरीज रेजोनेंट सर्किट के अंदर फ्रीक्वेंसी निकाली थी वो कितनी थी, न्यू नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर द रूट ऑफ एल सी। ठीक है, वो हम इसमें भी कर सकते हैं कि अगर हम क्या कर दे, आर को 0 के इक्वल कर दें। ठीक है, आर को 0 के इक्वल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो ये ओनली आपके जैसे सीरीज वाली थी वैसे उसमें न्यू इज इक्वल टू न्यू 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल सी आपकी हो जाएगी। ठीक है, और इसको जैसे आपका वहां उसको क्या कहते थे, सीरीज रेजोनेंस, उसको आप बोलते थे कि ये एक्सेप्टर सर्किट है, वैसे ही आपका ये वाला क्या है, आपका रिजेक्टर सर्किट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक आपका आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट उसके अंदर हम करेंगे आपका क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, जो इसके अंदर आता है, ये लास्ट टॉपिक आपका इसके अंदर रह गया, क्वालिटी फैक्टर ऑफ रेजोनेंट सर्किट। तो यहाँ तक हमारा बेटा कंप्लीट हो गया है आज।